हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, ये हमारा पॉलिटी का ये दूसरा वीडियो है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पूरी पॉलिटी को 5 वीडियो में कवर कराएंगे। नेक्स्ट 3 वीडियो आपको 5-5 दिन के अंतराल पर मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संसद के कितने अंग हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग संसद के होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। राज्य परिषद को राज्यसभा और जनता का सदन को लोकसभा के नाम से कब अपनाया गया? तो 1954 में। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे और लोकसभा को पहले किस नाम से जानते थे? जनता का सदन 1954 से पहले। अगला क्वेश्चन है 3। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सांसद बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा के सांसद की निम्नतम आयु कितनी होती है? इनकी 25 वर्ष। लोकसभा के सांसद बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। किस संविधान संशोधन के तहत मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु घटाकर 18 कर दी गई थी? अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक लोकसभा अध्यक्ष को बिना बताए संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त करने में कौन सक्षम होता है? लोकसभा का अध्यक्ष उसे कारण बताओ नोटिस भेजता है और सही कारण ना बताने पर लोकसभा अध्यक्ष उसकी मेंबरशिप को समाप्त कर सकता है। किस विद्वान ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है? तो आइवर जेनेक्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। किसी भी हाउस को चलाने के लिए गढ़ पूर्ति कितनी होती है? ये आपका कितनी होती है, कितना होता है ये भी सही है, कितनी होती है? तो 1/10 या 10%। कुल सदस्यों की संख्या के 10% सदस्य होने चाहिए, तभी उस हाउस में किए गए काम वैधानिक होंगे। संसद का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है 13। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 112 में। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बजट प्रस्तुत का प्रावधान दिया गया है? तो 112। भारतीय संविधान में बजट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। किस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हुआ? तो दोस्तों, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष 10 महीना 6 दिन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो सर एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 124 में भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत कौन करता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तदर्थ न्यायाधीश या एड हॉक जजेस की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एड हॉक जजेस या तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 127। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। दोस्तों, अभिलेखीय न्यायालय का शाब्दिक अर्थ होता है वह न्यायालय जिसके निर्णय भविष्य में कानून के रूप में काम करें। तो ऐसे न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं और भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। इनके निर्णय भविष्य में कानून के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडलों के बारे में बताया गया है? तो भाग 6। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। अगर किसी परिस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाएंगे। और जो है न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल करवाते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति ही करवाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमादान अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई? तो 161। जबकि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, राज्यपाल को मृत्युदंड और सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर सजा को माफ करने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है? अनुच्छेद 154 में। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल संविधान के अनुच्छेद 76 में होता है और भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाइयों में बोल सकता है,
भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता है। ठीक उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता भी विधानमंडल में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु किसी विषय पर वोट विभाजन की स्थिति में वोट नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रख लेना किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 201 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 में राज्यपाल को यह अधिकार है कि ये किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचार जानने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसे राज्यपाल, व्यवहारिक भाषा में इसे राज्यपाल का वीटो कहा जाता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल करते हैं। और अगर प्रश्न आ जाए कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? तो राष्ट्रपति कराते हैं। जो राज्यों की जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के राज्यपाल करवाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है 37। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है? तो अनुच्छेद 167 में ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्यपाल जब चाहे या समय समय पर शासन के विषय में या राज्य के विषय में सूचनाएं राज्यपाल को दे। अगर केंद्र में जाएंगे तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो समय समय पर प्रशासन के बारे में, देश के बारे में राष्ट्रपति को सूचनाएं उपलब्ध कराएं, या जब राष्ट्रपति चाहें तब उन्हें सूचना दे। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। और राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देगा तो संविधान के किस अनुच्छेद में? 167। ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 38। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न है 39। देश के कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है? तो 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। विधानसभा में किसी भी राज्य में अधिकतम विधायक कितने हो सकते हैं? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये है आपका 60। किसी भी विधानसभा में 60 से कम विधायक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश में 30, सिक्किम में 30 और गोवा में 30, मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46। ये अपवाद हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं का गठन किया जाता है? राज्य विधानसभाओं का गठन किया जाता है तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभाओं का गठन किया जाता है। तो राज्य विधानसभा जो होता है ये विधानमंडल का निम्न सदन होता है, इसके सदस्यों को विधायक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषदों का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषदों का गठन किया जाता है और विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? 403 + 1 यानी कि 404। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? इससे ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? SC और ST के लिए आरक्षित हैं 85।
तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 85 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, जबकि एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। और 2008 से पहले ये 89 सीटें थी। बहुत सारी किताबों में 89 लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। 2008 से 2008 में परिसीमन कर दिया गया था, तो आरक्षित सीटों की संख्या 89 से 85 रह गई। 2008 से पहले 89 थी आरक्षित सीटें, और 2008 के परिसीमन के बाद 85 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। जो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 214 और 124 में उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय की से परामर्श करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अनुच्छेद 371 में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 बी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? असम के लिए। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है? 148। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी धन का रखवाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56। संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध, यहाँ दोस्तों राजनीति नहीं है, यहाँ राज्य है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध का प्रावधान किया गया है? तो 12 भाग 12 में संघ और राज्य के बीच में संबंधों को डिफाइन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में उपस्थित है? तो भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग है। नेक्स्ट है आपका 59। अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के किस अनुच्छेद में? 312 में। संघ और राज्य के लिए लोक सेवाएं, एक दो बार लोक लिख दिया। लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में? 315 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। भारतीय संविधान के किस भाग में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो भाग 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, इन प्रश्नों से कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो रहा हो, तो हम आपका बिल्कुल टाइम नहीं फ्रेंड्स ले रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है 63। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एसटी के लिए सीटों का आरक्षण राज्य की विधानसभाओं में किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण राज्य की विधानसभाओं में किया गया है? तो अनुच्छेद 332 में एससी और एसटी सीटों का आरक्षण राज्य की विधानसभाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है? 338 में।
अनुच्छेद 338 में SC आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है? 338 का में HD आयोग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है? 340 अनुच्छेद में OBC आयोग के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो अनुभाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है क्वेश्चन 69। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान किया गया है? 18। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में तीन प्रकार का आपातकाल की चर्चा की गई है। एक है अनुच्छेद 352, इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, और दूसरा है आपका अनुच्छेद 360, जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। जबकि तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, इसे आपातकाल मान लिया, मतलब आपातकाल के नाम से जाना जाता है। व्यवहार में यह आपातकाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? 352 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है? 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। फ्रेंड्स, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लगता है? तो 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है 76। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है? फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, इसे आप ठीक तरह से पढ़ लें। यहाँ से प्रश्न आता है, थोड़ा आपने इसे डिस्क्राइब कर दिया अच्छी तरह से। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? तो 3 तरीके हैं इसे मान्यता देने के राष्ट्रीय दल के। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, यानी कि किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाएगी? यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राष्ट्रीय स्तर का दल बन जाए। एक तो ये स्थिति है, या दूसरा है नंबर 2, यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा यह सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाएं। तीसरा पॉइंट है इसमें, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है, और इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग दे देता है। चुनाव आयोग दलों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 77। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाले। क्वेश्चन नंबर 78। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज पद्धति को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? तो नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपा। किस समिति ने पंचायती राज पद्धति को 2 स्तरीय पद्धति से बदलने की सिफारिश की थी, 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने।
नेक्स्ट है 82। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है? तो GV राव समिति ने। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। 85 को नेक्स्ट पॉइंट है 85। कौन सी संसदीय समिति सबसे पुरानी है? लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समिति है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 86। संसद की कौन सी समितियां जुड़वा बहन कहलाती हैं? लोक लेखा और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहे हैं, हम आप लोगों का बिल्कुल टाइम नहीं ले रहे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हम इसको ऑप्शनल के रूप में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। वन लाइनर में आप तक मैटर अधिक पहुंचता है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87। संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम मीटिंग हुई थी। फ्रेंड्स, ये 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन PCS में आ चुका है प्री में। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और इसी ने संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा को बनाने का सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अगला क्वेश्चन है 91। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको एक साथ ही रख दिया है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। नेक्स्ट 94। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में किसने दिया था? MN रॉय ने। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया या अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपका 97। संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली राष्ट्रपति के रूप में कब चुना? 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। प्रारूप समिति या पांडुलिखन समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। कभी कभी ऐसे ही आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर ही भारतीय संविधान के क्रिएटर, पिता, जनक कहा इनको बोला जाता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही 100 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए हैं। और यदि आपको हमारे ये सभी प्रश्न मतलब समझ में आए हैं और पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।